नमस्कार साथियों। नमस्कार आप सभी का। और आज हम सभी सामूहिक चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ अंकित पटेल हैं जो कि हमें काफ़ी चीज़ें बताएंगे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। आज आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, और क्या वो एलिगेशन सही हैं या गलत हैं। शायद हम इसका जवाब तो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम चर्चा करके एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं अंकित। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर एलिगेशंस हैं क्या। तो क्या बोलना चाहेंगे अंकित आप? पहली कॉन्फ्रेंस जो बैठी थी वो 7 अगस्त को हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है। और उन्होंने एकदम से पूरे इंडियन मीडिया में पूरा एकदम भौकाल मच गया था, क्योंकि जो काउंटर जो इस पे गवर्नमेंट पे हुआ था, जो करंट गवर्नमेंट है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था काफ़ी लंबे टाइम तक। वो बस ये बोल रहे थे कि झूठे एलिगेशन है, बट प्रूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च की थी और समझ में नहीं आ रहा था, ना चुनाव आयोग की समझ में आ रहा था कि क्या इस पर अप्लाई किया जाए, और ना करंट गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था। तो काफ़ी डिटेल्ड और डीप रिसर्च की थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, और ऐसा ही पता नहीं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये सेम चीज़ हो सकती है, जहाँ पर वोटों को रिफ्लेक्शन किया गया। मतलब एक पर्सन है, उसके 10 वोट बना दिए गए हैं। फॉर्म 6 का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हुआ है। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 ऐसा फॉर्म होता है, जब आप लोग, जैसे मैं 18 साल का हो गया हूँ, तो मैं इंडिया का नागरिक हूँ, यहाँ का पैदाइश हूँ, तो मैं यहाँ पर वोट करने का अधिकार रखता हूँ, और मुझे वोटर आईडी बनवानी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए तो वोटर आईडी बनवाने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म 6 आपको फिल करना होता है। फॉर्म 6 फिल करने के बाद आपका जो रीजनल ऑफिसर होता है चुनाव आयोग का, वो वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग लगाता है। देन आपका 15 से 20 दिन में, या फिर कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो एक से एक डेढ़ महीने महीने, के अंदर तो आ हाँ, ही जाता 1 महीने के अंदर वो बाई पोस्ट आपके जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उस पर वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्म 6 काफ़ी एक पर्सन की काफ़ी बार फिल करवाए गए, और उनका अलग अलग आईडी कार्ड बनवाया गया। ऐसा भी मिसयूज देखने में आया है। तो तकरीबन 1 लाख वोटों की चोरी वहाँ पे समझ में आई थी। बाकी समीक्षा डेटा बताएंगे, डेटा एनालिसिस में और काफ़ी जो अच्छी है। अंकित बता रहे हैं वो कर्नाटक के महादेवपुरम सीट पर ऐसा उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। ये जो पहले एलिगेशंस लगाए, जैसा अंकित ने आप लोगों को बताया, ये थे बहुत सारे नंबर ऑफ वोटर्स के बढ़ने के एलिगेशंस, कि एकदम से 5 बजे के बाद जो है लाखों वोटर्स, हजारों वोटर्स आते हैं और वो एक ही पार्टी के पक्ष में जो है वोट देकर जाते हैं। जब ये डाटा निकाला गया, खंगाला गया, तो राहुल गांधी ने पाया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही सीट पर जो है, एक ही पार्टी के पक्ष में जो है काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ वोटर्स बढ़े हैं। तो जब ये डाटा निकाला गया, तो जैसे हमारे पास हमारे खुद के आंकड़े मौजूद हैं, तो डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,900 कुछ थी, और फेक और इनवैलिड केसेस जो थे 40,000 से ज़्यादा थे। सिंगल एड्रेस के केसेस जो हैं वो 4,132 आए हैं, और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 के केसेस 33,000 से ज़्यादा आए हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में खुद इतने बड़े हैं कि इस पे एकदम से अगर कोई आम व्यक्ति सोचना भी चाहे तो उसके लिए एक बड़ी सोचने वाली स्थिति होगी, गंभीर स्थिति होगी कि आखिर इतने ज़्यादा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे फेक केसेस कैसे आ सकते हैं। अब मैं अंकित से ये पूछना चाहूँगी कि अंकित, जो अभी एलिगेशंस लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में वो दर्जा दे रखा है उसे इतना बड़ा, तो अगर वो ऐसे केसेस अगर सही साबित होते हैं, तो आपको क्या लगता है जो हमारा पूरी ये कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से प्रभावित होगी? क्योंकि भारत तो एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसमें जो चुनाव प्रणाली है वो अपने आप में उसकी निष्पक्षता को करती है। इसमें देखिए काफ़ी सारे लूप होल हैं। जैसे हम लोगों के गांव में जब चुनाव होते हैं, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस पे बड़ा हास्यपदक रहा जब इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं कि एक सिंगल एड्रेस हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, हो सकता है कि एक जो परिवार है वो बहुत बड़ा है और वो वहाँ रहता हो। लेकिन जब इस पे राहुल गांधी जी ने सीसीटीवी कैमरास मांगे, तो ज्ञानेश कुमार जी का आपने अगर इंटरव्यू उनकी बाइट सुनी हो, तो उन्होंने बोला कि हम अपने बहू बेटियों की जो है ऐसे सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा उनका कुछ सेंटेंस वाक्य रहा था। इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे हंसी भी आ रही है बताने में, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था मेरे गांव में, मैं अपने गांव का बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो वर्क कर रहे हैं। उनके यूपीएस की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट चली जा रही है तो वो बंद हो गया है। और उसका मैंने फिर देखा, और मुझे हंसी आई कि सीसीटीवी लगा हुआ है और जो उसका मेन प्लग है वो नीचे लटका हुआ है। बस
सीसीटीवी लगा है कहने को, मेरे हम्म गांव में 2 जगह वोटिंग होती है, एक उस तरह, एक गांव के उस तरफ, एक इस तरफ। तो दोनों में यही हाल था, मैं दोनों में गया था देखने। मैंने कहा सर ये तो इसका सॉकेट लगा ही नहीं है। तो बोले बेटा जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और जबकि हम्म। डीएम भी वगैरह भी निरीक्षण करने आए लेकिन अंकित जिलों में। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ, ऐसी असावधानियां मैंने खुद अपनी दिल्ली की विधानसभा सीट जो जहाँ पे पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पे हम्म, देखा है हम्म, कि पहले तो सुबह सुबह जब भीड़ नहीं होती है, जब सुबह हम्म, सुबह बिल्कुल जो काम पे जा रहे होते हैं वही वोट करने आते हैं, हम्म, तो वो लोग अगर फोन वोन लेकर भी आ जाते हैं तो उनको मतलब मना किया जाता है, क्योंकि भीड़ कम है, कंट्रोल में रहता है सब कुछ, तो पुलिस सब मना वना कर देती है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन में बढ़ने लग जाती है जनसंख्या, हम्म, तो मैंने ये भी देखा दिन के टाइम पर कि कई लोग फोन लेकर भी अंदर जा रहे हैं, बल्कि फोन ले जाना तो अलाउड ही नहीं होता है। हाँ, तो ऐसी बिल्कुल। ऐसी असावधानियां जो है आज हमारी लोकतांत्रिक ये चुनाव प्रणाली में देखी जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल, आज वो उठ भी रहे हैं। कई बिल्कुल। बार राहुल गांधी और बीजेपी और इन सब इलेक्शन कमीशन वर्सेस ये तो होता ही रहता है, लेकिन जब आम जनता अपने आप पर उतर जाएगी, जब जनजीज उतर जाएंगे, तो नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी जी, चुनाव के बिल्कुल, कंटेक्स्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम अपने श्रोताओं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने भी हाल ही में अपनी कॉन्फ्रेंस में 2 केसेस बताए हैं, जो कि एक गोदाबाई केस है जो 63 वर्षीय महिला हैं, और दूसरी तरफ सूर्यकांत जी हैं, जो जब वो स्टेज पर उनको बुलाया गया और उनको दिखाया गया लॉगिन करके कि उनको उनके आधार पर लॉगिन करके 12 जो हैं हाँ, वोट्स जो हैं डिलीट किए गए हैं हाँ, उन्हीं का लॉगिन करके। हुँ, तो जब उनको ये चीज़ बताई गई तो उन्हें खुद भी नहीं पता था, वो खुद ही उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुँ, हो क्या रहा है, हुँ, क्योंकि आम जनता को इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता जी, है। जी। और जब राहुल गांधी ने इस पे अपना शोध किया, रिसर्च किया, तो हुँ, उनको पता चला कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कर्नाटका के नहीं हैं। हुँ, सॉफ्टवेयर भी किसी दूसरे प्रदेश के हैं, सॉफ्टवेयर दूसरी हुँ, कंपनीज़ के हैं, और जी, दूसरा जो नंबर्स हैं जिससे लॉगिन किया गया है, वो उनके हैं भी नहीं। मतलब हुँ, ना तो पूरे कर्नाटका में कहीं पर वो हुँ, नंबर पाया जाता है, ना वो कर्नाटक प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उसके ओटीपी भी का भी हाँ, रिकॉर्ड जो है वो किसी और फ़ोन में जा रहा है। जी, तो यानी कि ये सब कोई और कर रहा है। ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करें, और जब उनकी तीसरी कॉन्फ्रेंस बैठेगी, चौथी कॉन्फ्रेंस सॉरी, तब वो पूरे डाटा के साथ और पूरे सबूतों के साथ आएँगे। और ज्ञानेश कुमार जी का तो ये तक कहना है कि उन्होंने अपने सारे डाटा, सारे एविडेंस जो हैं सीआईडी को, वहाँ की सीबीआई को दे चुके हैं। लेकिन सीबीआई का कहना है कि अब तक उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं हाँ, आया है कि वो राहुल गांधी की बात को पूरी तरीके से मान लें, हुँ, और ना तो ऐसा कोई डाटा या फिर ऐसा कोई एविडेंस आए जिससे वो ज्ञानेश कुमार जी या पूरी हुँ, इलेक्शन कमीशन पे कोई एलिगेशंस लगा सकते हुँ, हैं। हुँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, जैसे राहुल गांधी ने जो रिसर्च की, उन्होंने बताया शायद 7-8 महीने ऐसा कुछ बताया उन्होंने, कि उन्होंने रिसर्च करवाई और इतने लोग थे हाँ। उनकी टीम में। तो वो भी करना, क्योंकि इतना मोटा वो रजिस्टर टाइप पूरा हुँ, बाइंडिंग करके, 18,000 हाँ, पेजेस हाँ। का। तो इतना वो करके लाए थे, तो इतना करके लाए हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी टीम लगी होगी हुँ। उसके पीछे। और इसमें और सबस इसमें भी हुँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, हुँ, माफ़ करना अंकित। हुँ, पहले ज्ञानेश कुमार जी ने बोला कि अगर कोई भी गड़बड़ी नज़र आती है, हुँ, तो अगले 48 घंटे में या फिर कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंतर्गत जो है आपको चुनाव प्रणाली को या कि वहाँ की मतलब जो अधिकारी होते हैं उनको बताना होता है कि हुँ, ऐसे-ऐसे हमें शक है और आप हुँ, आरटीआई फाइल कर दीजिए। हुँ, लेकिन ये जो इतना बड़ा डाटा जैसे अंकित ने बताया कि हुँ, 18,000 पेजेज़ का डाटा पूरा एकत्रित किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, हुँ, तो ये डाटा को पूरा इकट्ठा करने में और हुँ, खुद को इंश्योर करने में कि हुँ, हाँ, ये डाटा जो हम दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं सही है और हुँ, उसके सोर्सेज़ भी हैं, उसके हम संदर्भ दे रहे हैं, वहाँ पे रेफ़रेंसेस दे रहे हैं। तो ये पूरा डाटा इकट्ठा करने में अपने आप में ही 5 से 6 महीने राहुल गांधी जी को लगे। लेकिन इस पे ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि ये डाटा जो है, वो एक तरीके से फ़ेक है हुँ, और इस पे सबूत भी नहीं है कुछ, और इसको हुँ, नहीं माना जा सकता है। हुँ। तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकल के आ रही है कि जैसे आपने जो 2 केस लिए हैं, हुँ, इसमें जो पहला मुद्दा ये है कि इसका जो लोग शिकार हुए हैं, वो डिजिटली उतना नहीं जानते हैं अवेयर चीज़ों नहीं को। है। हाँ, हुँ, डिजिटल लिटरेसी की कल बात हो रही थी हम लोगों की क्लास में, न्यू मीडिया की क्लास में। तो उसमें यही है कि इंडिया में लोग अभी भी स्कैम का शिकार हो रहे हैं। जैसे उनके मोबाइल का जो ओटीपी है, वो और कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, बट उनको पता हुँ। नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ी दादी हैं और डिजिटल डिवाइड बहुत है। हाँ, डिजिटल डिवाइड बहुत है, डिजिटली बैरियर बहुत ज़्यादा है। और टेक्नोलॉजी इस तरीके से इम्प्रूव कर रही है कि जो जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों के साथ भी स्कैम हो सकता है अगर हम लोग इतने ज़्यादा अवेयर ना हों इस चीज़ में। क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ें, हर घंटे चीज़ें इसमें बदल रही हैं इस फ़ील्ड में।
डिजिटल सेक्टर में, इंडिया में भी और पूरे ग्लोबली मार्केट में भी। तो उसका कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को चीज़ें मिल रही हैं। और जब भी चुनाव होते हैं, जैसे मैं अपनी गाँव की बात बता रहा था, वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ, कि 300 से 350 वोट लगभग एक ईवीएम में डाले जाते हैं। तो कैमरा वगैरह का मैंने बता दिया ऑलरेडी कि सॉकेट है कहीं, कहीं नहीं है, वो नॉर्मली चीज़ है, क्योंकि कैमरा वगैरह ले जाना वो लोग अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे, तो कोई किसी मीडिया वाले ने भी कवर नहीं कर किया है शायद से ये सारी चीज़ें। और ये सब मुद्दा जब उठा है, जब बिहार का एसआईआर वगैरह कुछ वो लोग करवा रहे हैं, सर्वे कुछ वहाँ पर हो रहा है, तो उसमें भी सेम चीज़ें, ये सब दिक्कत समझ में आ रहा है कि किसी का एड्रेस नहीं है, किसी का ये नहीं है, किसी को फॉर्म भर के ही करवा दिया जा रहा है, किसी का ऑनलाइन करवा दिया जा रहा है, जैसे मन हो रहा है वैसे किया जा रहा है कुल मिलाकर। क्योंकि जो वहाँ पे लोग लगे हैं उनका ये मानना है कि लोग हमारे पास कम हैं, हम इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक कोई चैनल है अंजुम करके, ऑनलाइन जो बनाते हैं कंटेंट, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें बिहार में जाके सर्वे किया था। और जब गांव में वोट डलते हैं, 300 से 350 वोट भी डलने हैं, भीड़ भी हो जाती है कभी कभी, तो जब भीड़ होती है तो क्या करते हैं कि महिलाओं को पहले करने दीजिए या पुरुषों को पहले करने दीजिए, ऐसा चलता है। क्योंकि ईवीएम और बन बाई बन होता है, जैसे गांव में आप करे जा रहे हो, कोई दादी ने कहीं पे अंगूठा लगा दिया, किसी ने कहीं पे सिग्नेचर कर दिया, किसी को सिग्नेचर करना नहीं आता है तो अंगूठा भी रजिस्टर में लगवाया जाता है, अगर समीक्षा देने गई होंगी वोट, तो ऐसा होता है, आपका डाटा लिया जाता है और अधिकारी भी वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो भी टाइम कहीं ना कहीं लग जाता है। लोग इतनी दूर से वोट डालने आए हैं, फिर भी उन्हें डालने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी कंसर्न इसमें हैं जो देखने को मिलते हैं। और ईवीएम आपको फिर जमा करने ले जानी पड़ती है पूरी अपनी टीम के साथ, जो महिलाएं होती हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इश्यू है, ये छोटा मोटा कोई इश्यू नहीं है। तो चुनाव भी कैसे सही कंडक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दो वोट इधर उधर, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है इस पर अगर देखा जाए। जब जो अब आप ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे, या जब खुद आप डालने जाएंगे, ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह मोस्टली जगह अलाउ नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसा है हर जगह। कोई झूठ भी होता है तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता है कि बिल्कुल। आप उसको, मतलब एक झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता ज़रूर है, जहाँ तक हम लोगों को लगता है। और इतना जब बड़ा रिसर्च, इतना जब बड़ा, जब आप डेटा लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत की होती है उसके पीछे। तो हम लोगों का तो यही कहना है कि हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं जो निकल के आएंगी आगे। और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी पार्ट है कि हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करें, बट हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो कुछ पॉसिबल नहीं है ऐसा। और वहाँ की समीक्षा जी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। तो मैं अपने दर्शकों को अंत में ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे मुझे लगता है कि अगले जब लोकसभा चुनाव होंगे, तब इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अभी राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और एक यात्रा निकाली थी। कौन-सी यात्रा थी वो? लोकतंत्र भारत बचाओ, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो भारत यात्रा, हाँ। जोड़ो यात्रा। और आदि एक जो जगह अभी उन्होंने कई बिहार में भी, रैलियाँ भी बिहार में भी वो हाँ, निकाल रहे हैं, बिहार वोटर में भी, अधिकार हाँ, यात्रा। हाँ, तो इन सब चीज़ों का लोगों पर ज़रूर असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये हो रहा है बड़े लेवल पर, जी, है ना? ये कहीं अलग-अलग प्रदेशों में हो रहा है, ये सिर्फ़ कर्नाटका में नहीं हो रहा है, बल्कि वो विदेशों में जाते हैं तब भी वो इस चीज़ों को उठाते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि वो खड़े कहाँ पर हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का अब अगले लोकसभा चुनाव में ज़रूर असर पड़ेगा। और अभी भी जो है विपक्ष और पक्ष में वोटों का कम अंतर था, है ना? इसको ये इस आम सभा चुनाव को ये कहा गया कि कुर्सी बचाओ था ये। कुर्सी बचाओ, मतलब कि कहीं न कहीं सरकार भी बन गई, विपक्ष भी बच गया बस, और सरकारें भी अपने आप में ठीक-ठाक बन गई। तो वोटों का अंतर बहुत कम था। अब अगले आम सभा जब चुनाव होंगे तो इसमें हमें असर ज़रूर देखने को मिलेगा और राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस ज़रूर बढ़ेगा। और हो सकता है कि सरकार बनने और बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है और जनता बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रही है। क्योंकि दक्षिण के राज्य तो पहले से ही जो है शुरू से ही वो अंकित भी जानते हैं, हम सब जानते ही हैं कि कांग्रेस की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव है उनका। और उत्तर भारत जो है वो ज़्यादातर बीजेपी पार्टी या एनडीए के गवर्नमेंट के उसमें पक्ष में जाता है। आपने साउथ में ये देखा होगा, साउथ में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि किसी भी पार्टी को वो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते हैं। हाँ, एक उनका बदलती रहते चलौटा है, हैं। उनका बदल जाएगा, वो उनको पता है कि इस पार्टी ने क्या गड़बड़ कर दिया, तुरंत इसको चेंज करवाते हैं। तो वहाँ पे लिटरेसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे धर्म को लेके और लोगों को बांटा जाता है, काफ़ी सारी राजनीति यहाँ पे चलती है। यूपी को ऐसे ही हब नहीं बोला जाता है। और इसमें मेरे कहने का मतलब ये है हम लोगों का कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है चुनाव कंडक्ट कराने में भी। और ये जो बैकग्राउंड में जो डाटा लिया जाता है और जो फॉर्म 6 है, इसमें भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी। वहाँ की समीक्षा जी अगर कुछ
बताना चाहें? अगर अंकित को अब तक मतलब अंकित तो न्यू मीडिया का स्टूडेंट है, उसे पीआर के बारे में अच्छे से पता होगा। जी, जी। जैसे मैं तो हिंदी जर्नल स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ इतना मतलब वो नहीं है, पर जब मैंने अभी नया कंसेप्ट ये पढ़ा, उस तरह पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन जब पीआर के बारे में जाना, पब्लिक रिलेशन के बारे में, तब पता चला। और अभी जब भारत-पाकिस्तान मैच हुआ, तो जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो पीआर टीम ने मतलब पूरी भारत की पीआर टीम ने जो है इसको रिफ्लेक्ट करके दिखाया कि जी। हमने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब इस तरीके से दिया। जी, जी। तो वैसे ही अगर जोड़ के देखा जाए, तो आज राहुल गांधी भी कहीं न कहीं अपनी पीआर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, क्योंकि जी। वो समझ चुके हैं कि जब तक पीआर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक उनका प्रभाव आम जनता तक नहीं पहुँचेगा, या जी। फिर ऐसी जनता जो सोशल मीडिया का उपयोग करती है। जी। और आजकल सोशल मीडिया का उपयोग तो सब करते हैं, फेसबुक पर चाहे बुज़ुर्ग लोग हों, जेन ज़ीज़ हमारे इंस्टा पे हों, और जो मिडल की आबादी है वो अदर ट्विटर, ग्राम मतलब एक्स हो गया अब तो। तो अब मुझे इस पे एक लाइन अच्छी याद आ रही है। एक अभी रिसेंटली वेब सीरीज आई थी, उसका मुझे नाम नहीं ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मिशन ओपीएस करके थी, उसका दूसरा सीजन आया है, उस पे है जिनी हॉटस्टार पे। तो वो आप लोग देखना, तो उसमें एक लास्ट में डायलॉग है कि जनता को देशभक्ति का चूरन चटाती है गवर्नमेंट, और जनता को बहुत अच्छा लगता है। तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, ये उसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट उसको कैंसिल भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट को पता था कि करोड़ों अरबों रुपए का उसको नुकसान हो घाटा जाएगा, होगा। क्योंकि इस पर सट्टा बहुत ज़्यादा लगता है। जो प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, वो भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा कर देते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जैसे हम लोगों के अधिकारी नहीं गए मैच देखने, ठीक है, या हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा दिखा देते हैं, हाथ नहीं मिलाया। तो जनता का ध्यान पूरा पीआर से उसकी तरफ कर दिया कि देखो हमारे खिलाड़ी कितना इसके एवज़ में थे। अगर खिलाड़ी आपके एवज़ में थे तो आप हटा सकते थे उस मैच को, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर आपको इतना ही लगता था। तो उस वेब सीरीज का मुझे यही डायलॉग याद आता है कि देशभक्ति का चूरन सरकार चटाती है जनता को, और जनता बड़े मज़े के साथ चाटती है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम लोगों के चैनल के साथ बने रहिए, और बाकी टॉपिकों पर भी एनालिसिस आप लोगों को धीरे धीरे मिल रहे होंगे। मेरे साथ हैं समीक्षा मिश्रा, और कैमरा पर्सन कोई नहीं है, तो अभी मिलते और हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कोई और भी चर्चाएँ आपके साथ करें, तो आप अपना जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। डाल सकते हैं, और